वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक हिंदी वेब सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है ये सिंपल मर्डर। और ये वेब सीरीज लास्ट ईयर नवंबर को सोनी लाइव पे रिलीज हुई थी। इस सीरीज में ओवरऑल से 7 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन 30 मिनट का है और ओवरऑल सीरीज का ड्यूरेशन है 3 आवर्स 56 मिनट्स या 4 घंटे। अब सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज मुझे बहुत ही मजेदार लगी। फुल ऑफ कॉमेडी एंड थोड़ा बहुत क्राइम है इसमें और उसी तरह सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट है। तो एज ए टेस्टिंग के तौर पर मैं पहले इस सीरीज के 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा और अच्छे खासे व्यूज आ गए तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो सीरीज बहुत मजेदार है, बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड 1 नाम पता नहीं भूल गया। तो एपिसोड की शुरुआत में ही एक बंदा किसी पंडित को एक फोटो, कुछ पैसे और गन भिजवा देता है और उस पंडित से कहता है कि इस लड़की को मार दो, जल्द से जल्द काम खत्म हो जाना चाहिए। और दूसरे सीन में हमारे मेन किरदार का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है मनीष। और ये भाई साहब अपनी फूटी किस्मत अपने बगल में लेके घूमते रहते हैं और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम है रिचा, जो हमेशा रिच होना चाहती है। और फिलहाल इन दोनों के घर में पानी भर चुका है पाइप लीकेज की वजह से। और जब मनीष अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने प्रोडक्ट के डिब्बों को उन पानी में देखता है, तो वो फटाफट से अपने डिब्बों को निकालने लगता है। और हमेशा रिचा मनीष को डांटने लगती है कि ये काम भी ये ढंग से नहीं करता। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि रिचा एक्चुअली जॉब करती है और मनीष का अभी भी बिजनेस सेटल नहीं हुआ। मतलब मनीष अभी भी रिचा के पैसे खा रहा होता है। खैर, रिचा ऑफिस जाने के बाद मनीष अपने घर को साफ सुथरा करने लगता है कि तभी यहाँ पर संयोग भाई साहब आते हैं। जी हाँ, इनका नाम है संयोग और सारे फसाद की जड़ ये भाई साहब ही है। खैर, एक्चुअली मनीष कुछ इन्वेस्टर्स की तलाश में होता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इसके प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। मैंने कहा था ना, फूटी किस्मत। और इसी तरह मनीष ने बैंक से कुछ लोन लिया हुआ रहता है और जब जब वो बैंकर हमेशा मनीष के पास आता है अपना इंस्टॉलमेंट हासिल करने के लिए, लेकिन मनीष के पास इतने पैसे कहाँ, वो उस बैंकर से हमेशा टालते रहता है। उसके बाद किसी पॉलिटिशियन के घर में एक चूहे पकड़ने वाला बंदा आता है, क्योंकि उस पॉलिटिशियन के घर में काफी सारे संयोग थे। और मौका देखकर वो चूहे वाला सिलेंडर का पाइप कट कर देता है और उसी घर के बाहर एक छोटी बच्ची बैठी हुई रहती है, शायद उस पॉलिटिशियन की पोती, पता नहीं। तो ये चूहे पकड़ने वाले भाई साहब उस बच्ची को माचिस देकर कहते हैं कि घर में जाके एक खेल तुम खेलो। उसके बाद क्या था, बूम, वो सारा का सारा घर ब्लास्ट हो जाता है और वो सारी की सारी फैमिली भी मर जाती है। और इन भाई साहब का नाम है संतोष और ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। और यहाँ पर एक और मजेदार बात ये है कि संतोष का ये आखिरी काम है, इसके बाद ये भाई साहब रिटायर होने वाले हैं। और एक्चुअली रिचा नए रिश्ते नाम की एक कंपनी में काम करती रहती है और इस कंपनी का ओनर है राहुल। नाम तो सुना ही होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिचा और राहुल का लफड़ा चल रहा है, मतलब अफेयर वगैरह, क्योंकि राहुल के पास अच्छी खासी कंपनी है और बहुत सारे पैसे भी है। और रिचा के बारे में मैंने क्या कहा था, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि राहुल भी किसी और लड़की को चाहते रहता है। खैर, मनीष यहाँ पर अपने रेगुलर बार आता है शराब पीने के लिए और यहाँ पर एक वेटर होता है जिसका नाम है शंकर। और इस बार में जो कोई भी आता है, शंकर उस आदमी को अपने बारे में एक लंबा सा डायलॉग बताने लगता है। बस भैया 17 साल से दिल्ली में गाँव छोड़ के आए थे कि 4 पैसा कमा लेंगे, साल में एक बार इधर जाना होगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो जाए। और क्या चाहिए हम जैसे ईमानदार इंसान को। ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऊपर की कमाई कभी खाई नहीं, हमको पछता ही नहीं है। ये मैडम साहब लोग आते हैं रात में ब्लैक में दारू लेने के लिए, 2000 तक का नोट देते हैं किसी किसी को टिप में, 2000 का नोट देते हैं। और वहीं पर मनीष ये न्यूज को देखता है कि रिसेंटली एक पॉलिटिशियन की मौत हो चुकी है और प्राण दवस को पार्टी की टिकट मिलने वाली है। कि तभी मनीष को एक इन्वेस्टर की तरफ से कॉल आता है कि कोई इन्वेस्टर इसके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो बंदा फटाफट से टिप टॉप से रेडी होकर उस इन्वेस्टर के पास जाने लगता है। और यहाँ पर जब मनीष आकाश इन्वेस्टर के पास आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर संयोग भाई साहब आते हैं और उस बोर्ड के साथ कुछ उंगली कर देते हैं और तभी वो बोर्ड फटाक से ऊपर से नीचे गिर जाता है और नीचे वाला जो दुकान का ओनर होता है वो उस बोर्ड को लेकर साइड में रख देता है। अब वहाँ पर मनीष आता है और इस बोर्ड को देखकर रॉन्ग बिल्डिंग में घुस जाता है। यहाँ आने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर काफी सारे टेलीकॉलर्स होते हैं जो स्कैम का काम कर रहे होते हैं। तो वही ऑफिस में एक पंडित भी होता है जो किसी से फोन में बात करते रहता है। तो जब वो पंडित मनीष को देखता है, बिना पूछे पचारे मनीष को 5 लाख रुपए और एक गन दे देता है और उसे इस लड़की की फोटो दिखाकर कहता है कि कल ये लड़की बाहर आएगी और तुम इसे मार देना होगा। और ये लड़की वही है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। यह सुनने के बाद मनीष उस पंडित को अपनी असलियत के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन पंडित
मनीष की एक नहीं सुनता और मनीष से कहने लगता है, अगर मैं तुम्हें गली मोहल्ले में दिख जाऊं तो मुझे भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। काम खत्म हो चुका, डील भी खत्म हो चुकी। क्या तभी उस पंडित के लोग किसी आदमी को मार पीट के वहाँ पर लाते हैं, क्योंकि इस आदमी ने पंडित के पैसों को चुरा के भाग गया था। तो पंडित मनीष के सामने ही उस आदमी को गोली मार देता है। ये देखकर क्या था, मनीष के छूटने लगते हैं। उसके बाद इस लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है प्रिया, जो अपने घुंघरालू बालों को सीधा करने लगती है, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और ये है इसका बॉयफ्रेंड उस्मान, और ये दोनों अपने घर से भागे हैं। और इसी लड़की की सुपारी, पान, चूना उस पंडित को मिला है। तो पैसे मिलने के बाद मनीष फिर से अपने बार आता है और अपनी औकात से ऊपर शराब पीने लगता है और ऊपर से चिल्ली चिकन भी ऑर्डर करता है। कि तभी उसकी नजर इस बंदे पर पड़ती है और इसका नाम है हिम्मत। उसके बाद ये दोनों एक ही टेबल पर बैठकर शराब पीने लगते हैं और इसी बातों ही बातों में मनीष हिम्मत से पूछने लगता है, अगर आपको किसी इंसान को मारना होगा तो आप कैसे मारोगे। तो हिम्मत मनीष को टिप देने लगता है कि मारते वक्त उस इंसान की आंखों में मत देखो, वरना जिंदगी भर वो आंखें तुम्हारा पीछा करेगी। बाय द वे, मारना किसको है, तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। लेकिन मनीष उस बात को टाल देता है। उसके बाद किसी जगह पर जोरदार बारिश में जोर जोर से कार हिल रही होती है और हमें बाद में पता चलता है कि उस कार को हिलाने वाले राहुल और ऋचा थे। और यहाँ पर ऋचा राहुल से कहने लगती है कि राहुल कब तक ऐसा चलता रहेगा, मतलब कब तक हम इस कार में कांड करते रहेंगे, मुझे मनीष से और शादी से दूर भागना है। लेकिन राहुल ऋचा से कहने लगता है, थोड़े दिन सब्र करो, मेरे हाथ में बहुत सारा पैसा आने वाला है, उसके बाद हम एक अच्छा घर खरीद लेंगे। खैर उसके बाद यहाँ पर मनीष अपने घर में हिम्मत की तरह अपना गेटअप चेंज कर लेता है और प्रैक्टिस करने लगता है कि कैसे मारे। कि तभी उसकी नजर राहुल और ऋचा पर पड़ती है, जो राहुल ने ऋचा को उसके घर छोड़ा है। तो ऋचा को देखने की देरी मनीष उन सारे पैसों को, उस गन को एक छोटी से अलमारी में छुपा देता है और बेचारे मनीष को पता नहीं कि ऋचा मनीष का काट रही है। और जब मनीष बाथरूम में होता है तो ऋचा उस टेबल पर उस लड़की की फोटो देखती है, मतलब मनीष ने उस लड़की के फोटो को छुपाना भूल गया। और ऋचा यही बातों मनीष से आके पूछने लगती है। तो मनीष ऋचा को बताने लगता है कि ये मेरी इन्वेस्टर है, इसी ने मुझे कुछ पैसे दिए वगैरह। लेकिन ऋचा ये समझती है कि मनीष इस पर चीट कर रहा है। इस तरह से ये दोनों तू मैं करने लगते हैं और बातों ही बातों में ऋचा उस लड़की को फोटो को फाड़ के टॉयलेट में फेंक देती है। लेकिन बेचारा मनीष किसी भी तरह करके एक छोटे से टुकड़े को हासिल कर लेता है जिसमें उसके बाल दिखते रहते हैं। और इसी तू के दौरान ऋचा उस घर से बाहर आ जाती है और इन दोनों का घर का दरवाजा अपने आप क्लोज हो जाता है। और एक्चुअली अंदर ऋचा गैस पर कुछ खाना वगैरह रखी थी, लेकिन तभी वहाँ पर संयोग भाई साहब आते हैं और इनके काम की वजह से वो सारा का सारा घर जलने लगता है। तो बहुत धुआं आने के बाद इन दोनों को तब जाके पता चलता है कि इनका घर जल रहा है, लेकिन इनके घर की चाबी इनके घर के अंदर ही है। खैर इसकी जा कांडा मारो। लेकिन अंदर वो पैसे और वो गन सेफ जगह पर होते हैं। इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड दी एंड होता है। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है एक दिन पहले के क्लिप से, जहाँ पर प्रिया और उस्मान ये दोनों पहले पंडित के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। और पंडित इन दोनों को किसी घर में भेज देता है और प्रिया से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। लेकिन बाद में वो पंडित खुद प्रिया के फादर को फोन करके बताने लगता है कि तुम्हारी बेटी इस घर में है और कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा। इसीलिए प्रिया और उस्मान वो दोनों उस घर में थे। खैर यहाँ पर प्रेजेंट डे पर फायर ब्रिगेड्स वाले आकर मनीष के घर को बुझा देते हैं और सच में वो घर बहुत बुरी तरह से जल चुका होता है, उसका हाफ पार्ट। लेकिन तभी मनीष फौरन उन पैसों को देखता है तो वो पैसे सही सलामत होते हैं। लेकिन ऋचा इस घर से जाने के लिए डिसाइड हो जाती है और वो इस घर से चली भी जाती है बाहर। उसके बाद यहाँ पर पंडित के पास हिम्मत आता है, क्योंकि पंडित ने हिम्मत को बुलाया था किसी लड़की को मारने के लिए। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि पंडित हिम्मत को कल बुलाया था, लेकिन हिम्मत आज आया और पंडित हिम्मत को बताने लगता है कि कल मैंने तुम्हारे चेले को सारा सब कुछ डिटेल्स दे दिया है। लेकिन हिम्मत कहता है कि मेरा कोई चेला नहीं है। तो भाई साहब सच में हिम्मत का कैरेक्टर मुझे बेहद मजेदार लगा। खैर उसके बाद पंडित अपना सीसीटीवी फुटेज निकालता है और हिम्मत को मनीष के बारे में बताने लगता है, कल यही बंदा मेरे ऑफिस आया था और पैसे, फोटो, गन भी ले गया। तो मनीष को देखकर हिम्मत पहचान लेता है और पंडित को बताने लगता है, कल हम दोनों ने बैठकर शराब पी थी किसी बार में, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और यहाँ पर ऋचा बाहर जाने के बजाय अंदर आ जाती है, क्योंकि बाहर वो बैंकर आया हुआ रहता है और ऋचा को जाने नहीं देता। तो मनीष फौरन एक नोटों की गड्डी लेकर उस बैंकर के हाथ में थमा देता है और इन पैसों की गड्डी देकर ऋचा के भी खुल जाते हैं आंखें। और मनीष भी ऋचा को यही बात बताने लगता है कि मुझे ये पैसे मेरे नए इन्वेस्टर ने दिया है
और ऋचा को मनाने लगता है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं पर भी मत जाओ। दूसरे सीन में संतोष अपने हाथ में बैग लेकर अपने गर्लफ्रेंड के घर आता है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है मधु। मैंने कहा था ना, संतोष का आखिरी काम था वो हो गया, अभी रिटायर हो चुका है। संतोष मधु को 5 करोड़ रुपए देता है और कहता है कि तुम इन पैसों को कहीं पर छुपा दो, हम इन पैसों से आने वाले दिनों में ऐश करेंगे। और उसी तरह संतोष को गजल सुनाने का बहुत शौक होता है, तो उसी वक्त मधु को एक गजल सुनाने लगता है। आप भी सुनिए वो गजल। अर्ज किया है, अरे भाई इरशाद तो बोलो। फना हो गए तेरी आंखों में देख के गालिब, क्या पत्थर भी इंसान से रास्ता पूछता है। लेकिन मधु को घंटा कुछ भी समझ में नहीं आता। एनीवे, संतोष वहाँ से जाने के बाद मधु अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। जी हाँ, इसका भी एक बॉयफ्रेंड है और मधु अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे हाथ में पैसे आ चुके हैं, तुम रेडी हो जाओ। और यहाँ पर बेचारा मनीष यूट्यूब ओपन कर गन कैसे चलाते हैं वो सीखने लगता है किसी सुनसान जगह पे जाकर। और हिम्मत मनीष को ढूंढते हुए उसी बार आता है जहाँ पर इत्तेफाक से हिम्मत शंकर को बुलाकर मनीष के बारे में पूछने लगता है। लेकिन शंकर अपना वही डायलॉग हिम्मत को बताने लगता है। अरे सुनो सर, कल मेरे साथ जो शराब पी रहा था कहाँ रहता है? अब किसको कहाँ पता सर, जहाँ भी है दुखी है। मेरे बड़े भाई जैसा उसको देखता हूँ तो हमें हमारी याद आ जाती है। 17 साल से दिल्ली में हूँ, गांव छोड़ के आया था कि 4 पैसा कमा लेंगे। ऊपर की कमाई की कभी खाई नहीं। रात में सब मैडम साहब लोग आते हैं ब्लैक में दारू लेने के लिए, 2000 तक का नोट देते हैं किसी किसी को तो टिप में हम, जिसकी वजह से हिम्मत शंकर को एक कान के नीचे लगाता है। तो बाद में शंकर हिम्मत को मनीष के बारे में थोड़ा पता देने लगता है कि वो उस कॉलोनी में रहता है। और हिम्मत जाते जाते शंकर को एक डॉक्टर का पता देता है उसके कान का इलाज करवाने के लिए। भाई साहब, यह सीन मुझे गजब लगा। और यहाँ पर मनीष उस फोटो के पीछे जो एड्रेस होता है उसको ढूंढते हुए किसी जगह पर आता है। अब चूंकि उस लड़की की फोटो फट चुकी है तो इसके घर के सामने अपोजिट में 2 घर नजर आते हैं और इन दोनों घरों को देखकर ये कंफ्यूज में रह जाता है कि उस फोटो के पीछे कौन सा पता लिखा हुआ था। कि तभी ये घर से प्रिया बाहर आती है बालकनी में। मनीष के पास उस फोटो का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें बाल दिख रहे होते हैं, घुंघरालू बाल, लेकिन प्रिया के साफ सुथरे बाल होते हैं, जिससे मनीष ये समझ लेता है कि जिस लड़की को ये मारने के लिए आया है वो प्रिया नहीं है। लेकिन तभी अपोजिट घर से ये दोनों बाहर आते हैं, राहुल और मधु। जी हाँ, मधु का बॉयफ्रेंड राहुल है। और यहाँ पर आपने गौर किया कि मधु के बाल घुंघरालू है और एक्चुअली राहुल और मधु ये दोनों कहीं दूर जाने का प्लान कर रहे हैं। राहुल अपना पासपोर्ट लेने के लिए अपने ऑफिस जाता है और मनीष उस फोटो वाली लड़की को मधु समझ लेता है। और जब मनीष मधु के घर में एंटर होने ही वाला होता है कि तभी मनीष के सामने एक लाइफ इंश्योरेंस वाला आता है और उससे कहने लगता है कि सर, मरने के बाद अपनी पत्नी को 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो मनीष उस आदमी से पूछने लगता है, कौन, पत्नी के मरने पर? लेकिन वो LIC एजेंट कहता है, नहीं सर, आप मरने पर। तो ये सुनने के बाद मनीष उस आदमी से कहता है, चल भाग BSD के। और अंदर जाने के बाद मनीष और मधु के बीच काफी सारी हाथापाई होती है क्योंकि मधु को सेल्फ डिफेंस आती है। और यहाँ पर राहुल अपना पासपोर्ट लेकर फौरन वो फिर से मधु के पास जाने लगता है, लेकिन ऋचा उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑटो में मनीष उस बैग के साथ आता है और ऋचा को ऑटो में बिठाकर जो कुछ हुआ वो ऋचा को बताने लगता है कि इसने एक लड़की को मार दिया और उसके पास बहुत सारे पैसे थे वो इसने लेकर आ गया। उसके बाद मनीष और ऋचा ये दोनों अपने घर आते हैं और मनीष उन सारे पैसों को ऋचा के सामने रख देता है और ऋचा से कहने लगता है कि हम फौरन इस देश छोड़ के भाग जाएंगे, किसी का भी लोचा नहीं होगा। तो ऋचा मनीष से कहने लगती है कि तुम पहले उस गन को नाली में फेंक कर आओ, मैं तब तक ये पैसे पैक करती हूँ। तो उसी तरह से मनीष बाहर जाता है उस गन को फेंकने के लिए। यहाँ पर जब राहुल मधु के घर आता है तो मधु की लाश देखकर ये शॉक में रह जाता है और वो फौरन वहाँ से निकल लेता है। जब मनीष उस गन को नाली में फेंकने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हिम्मत आता है। हिम्मत को देखकर मनीष भागने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी चलने लगती है। थोड़ी दूर भागने के बाद ये दोनों थक के किसी जगह पर बैठते हैं, चाय पीने लगते हैं और मनीष हिम्मत से अपनी जो कहानी है वो हिम्मत को बताने लगता है और उसे ये भी कहता है कि 5 लाख रुपए मेरे घर में है, आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा, उसी तरह गन भी दे दूंगा और आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस लड़की को मार दिया। लेकिन जब मनीष और हिम्मत ये दोनों मनीष के घर आते हैं तो वहाँ पर ना ऋचा रहती है ना पैसे रहते हैं, मतलब ऋचा उन पैसों को लेकर भाग गई। मनीष ऋचा को कॉल करता है, व्हाट्सएप करता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। और हिम्मत मनीष को डराने लगता है, अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो एपिसोड कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर, क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।